वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। मैं आपका साइंस का टीचर साहिल साहू। चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने 2-3 पेज इसके कवर कर लिए थे। लास्ट हमने अपना कहाँ पर छोड़ा था? न्यूट्रिशन इन अमीबा पर। अमीबा का न्यूट्रिशन हमने देख लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। उनकी हमने देखे थे कि हेट्रोट्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स। ठीक है। फिर हमने देखी थी कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो किन किन प्रोसेस से होकर जाती है, कितने स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमाइलेशन और एजेशन। ठीक है। यही सेम प्रोसेसेस हमने अमीबा में भी देखी थी। अमीबा एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सिंगल सेल पाया जाता है, जिसका कोई भी शेप नहीं होता है। हमने उसमें भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस देखी थी। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है हमारा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें इंसानों में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है? जी भैया बताइए। इंसान, आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर, शरीर के अंदर क्या क्या होता है? गुड़गुड़ाहट, जो आपका खाना पूरा पचता है। तो देखो, सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, रोटी खाई, चावल खाया, सब्जी खाई, जो भी खाई, वो बड़े बड़े उनके बाइट लेकर हम खाते हैं। अब वो बाइट अगर पेट में जा रही है तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो रोटी आप इतना बड़ा बाइट खा रहे हो, तो क्या वो वही पूरी बाइट रोटी आपके शरीर में दौड़ जाएगी? क्या पूरे में वही चली जाएगी खून में मिक्स होने? नहीं ना। पहले मैंने बताया था कि डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। छोटे छोटे सॉल्यूबल फॉर्म्स में टूटता है हमारा खाना, यानी कि डाइजेस्ट होता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि उसमें से ज़रूरी चीज़ें यानी कि न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, है ना। वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं वो निकाले जाते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो क्योंकि पूरा फूड हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी ले लेती है और बाकी का वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस, पूरा खाना खाने से लेकर बाहर निकालने तक क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो हमारी बॉडी है, जहाँ जहाँ से होकर खाना जाता है। सबसे पहले एक लाइन लिखी है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे: द फूड that is eaten passes from mouth to the anus through a long tube called the alimentary canal। यानी कि जो मुंह से हम खाना खाते हैं वो पूरा एनस तक जाता है। किससे जाता है? एक एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि होती है एक पाइप। क्या है? एक लंबी सी पाइप है जो कि मुंह से डली हुई है, पूरी पेट तक पूरी गई हुई है, एनस तक गई हुई है, जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो वहाँ तक गई हुई है और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही हमारा पूरा खाना जो है अपनी जर्नी तय करता है ना, यानी कि यात्रा करता है, यही कह सकते हैं। मुंह से खाया, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए पूरा एनस तक बाहर निकाल देते हैं। 10 मीटर की ये कैनाल होती है। लगभग कितनी होती है? 10 मीटर की। अब देखिए कि इस एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। भैया कौन कौन से स्टेशन मिल रहे हैं इस रास्ते पे? एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता हो गया, एक बड़ी सी सुरंग हो गई। उस सुरंग में हमें कौन कौन से स्टेशन मिलते हैं, उन स्टेशंस को यानी कि उन जगह को, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला पार्ट इसका होता है माउथ। क्या होता है? माउथ यानी कि हमारा मुँह। फिर होता है ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस। नीचे देखते जाइए, लिखा हुआ है सबसे पहले माउथ, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हमारा ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट है, इसको ईसोफेगस पढ़ते हैं हम। ठीक है। फिर है हमारा ये ईसोफेगस कहाँ पाया जाता है? हमारी चेस्ट के जो है उसके बीच में से जो जगह जाती है वहाँ पर क्या रहता है? ईसोफेगस। फिर होता है स्टमक। स्टमक यानी कि हमारा पेट, जहाँ पे हमारा खाना जाकर इकट्ठा होता है। फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारे पेट के नीचे जो इंटेस्टाइन होती हैं, जो भी आंतें होती हैं, है ना, जो भी आंतें वगैरह होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक तो छोटी छोटी आंतें होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन।
फिर उसके बाद जो होती हैं वो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि एक बड़ी सी आंत होती है, लंबी सी मोटी सी बड़ी सी आंत होती है, उसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा खाना जाता है रेक्टम में। रेक्टम यानी कि जहाँ पे पूरा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जो भी खाना वेस्ट होता है, अगर मैं जनरल भाषा में आपको कहूँ तो जो भी, देखिए फ्रेश होने पॉटी करने सब जाते हैं, है ना, फ्रेश होने तो सभी जाते हैं, तो जो भी पॉटी वगैरह जो होती है जिसको हम कहते हैं अपनी जनरल भाषा में, वो रेक्टम में इकट्ठी होती है, वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है है ना। तो वही क्या होता है, रेक्टम में इकट्ठा होता जाता है और एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं हम उसको। कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी लगी हुई होती हैं। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। भैया आप जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में कोई ना कोई चीज़ मदद करती है, तो ग्लैंड्स जो हैं उनसे कोई ना कोई जूस निकलता है। क्या निकलता है, जूस निकलता है, और जूस निकलने पर ही वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। खाने के साथ वो जूस मिक्स होता है, तभी वो खाना डाइजेस्ट हो पाता है। तो कहने का मतलब हमने अभी तक पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है लंबी सी, जो कि माउथ से लेकर एनस तक जाती है। इस एलिमेंट्री कैनाल जो कि 10 मीटर की होती है लगभग, और इस एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसके बाद रेक्टम हो गया, उसके बाद एनस हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से होकर हमारा खाना जाता है। आगे एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये है ओरल कैविटी, यानी कि हमारा माउथ, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल गई हुई है यहाँ से पूरी। ठीक है, तो ओरल कैविटी यानी कि सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा माउथ, इतना माउथ का एरिया। फिर आ जाता है ईसोफेगस, जो कि हमारी चेस्ट के बीच में ये हिस्सा है ना, ईसोफेगस। फिर आ जाता है हमारा स्टमक, ये देखिए स्टमक ये बना हुआ है, यहाँ पर रहता है स्टमक। ठीक है, पेट जो आप जहाँ पर रखते हो ना हाथ, यहाँ पर ये स्टमक नहीं है, ये है आपका स्टमक, साइड में ऐसा बना हुआ होता है। ठीक है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी छोटी आंतें। ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है आपका रेक्टम, जहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल पूरा इकट्ठा होता जाता है, और यहाँ एनस के थ्रू आप उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सुबह सुबह। ठीक है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंसान का होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। किसके बारे में, माउथ यानी कि हमारा जो मुंह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं भाई, बक्कल कैविटी। माउथ जो है वो कहाँ पर खुलता है, दोनों लिप्स के बीच में, यानी कि जो दो हमारे ओंठ दिए हुए हैं, लिप्स दिए हुए हैं, उनके बीच में खुलता है, जिसको हम बक्कल या ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल या ओरल कैविटी। आपके दो बक्कल है ना, ऊपर और नीचे, जिसमें आपके दांत लगे हुए हैं, पूरा ऊपर का एक बक्कल, पूरा नीचे का एक बक्कल है ना, जिसमें आपके दांत, पूरी टंग वगैरह सब लगी हुई है, मसूड़े लगे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी इसलिए कहा जाता है, ओरल यानी कि मौखिक है, बोलते कहाँ से हैं, मुंह से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, मुंह में क्या क्या पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दांत, टीथ होते हैं। और एक क्या होती है, एक मस्कुलर सी टंग होती है। क्या होती है, हमारी जीभ होती है, बिल्कुल मस्कुलर, सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, कोई भी हड्डी नहीं होती, जिसमें हड्डी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर, है ना, मस्कुलर सी टंग होती है। ठीक है, फूड जो है हमने देखा था कि 5 प्रोसेस हमने पढ़ी थी, किस चीज़ की, डाइजेशन की, न्यूट्रिएंट लेने की। कौन सी सबसे पहले पढ़ी थी, इंजेशन। क्या पढ़ी थी, इंजेशन की प्रोसेस। इंजेशन कहाँ से होता है, माउथ से। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, यानी कि खाने को अंदर कहाँ से लेते हैं हम, माउथ से, है ना, मुंह से अंदर लिया जाता है। फिर जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है, यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस जो है
शुरू हो जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस से वही नहीं कि जो आपके पेट में हो रही है ना, आपने पूरा खाना अंदर खा लिया, अब उसके बाद जो खाना खाकर आप उठे तो फिर जो खाना पचेगा उसको नहीं, पूरा मुंह से लेकर पूरा बाहर निकालने तक ये पूरी ही डाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, मुंह के अंदर से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह के अंदर क्या होता है, खाने को चबाया जाता है। वी च्यू द फूड। ठीक है, च्यू यानी कि खाने को हम चबाते हैं। किसकी मदद से चबाते हैं, टीथ की हेल्प से चबाते हैं, है ना। दांत जो हैं उसकी मदद से उसको चबा चबा कर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, बांट देते हैं। फिर टंग जो है, टंग से क्या निकलता है, सलाइवा। जो टंग से नहीं, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है हमारे मुंह में पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, उससे क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवा यानी कि आपकी लार, आपकी लार जो रहती है वही सलाइवा कहलाता है। सलाइवर अगर नहीं होगा तो आपका माउथ एकदम सूख जाएगा, एकदम सूख जाएगा। और भैया आपका खाना फिर आप चबाओगे कैसे। आपने देखा होगा कि जो सूखा, कभी आप रूखा सूखा खाना खाते हैं तो आप उसको चबा नहीं पाते, आपका खाने का मन नहीं होता, आपको ज़बरदस्ती खाना होता है पानी पी पी कर, है ना। आपका खाना अटक जाए या कुछ हो जाए, मुंह में सूख जाए, आप उसको चबा कर अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, वो गीला हो जाता है। ऐसे ही वही काम तो सलाइवा करता है। अगर हमारी लार नहीं होगी, हमारा सलाइवा नहीं होगा तो खाने के साथ वो मिक्स नहीं होगा और हम उसको अंदर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो टंग के साथ, टंग जो क्या करती है, सलाइवा को मिक्स करने में मदद करती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है, माउथ में क्या क्या होते हैं, टीथ होती है, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। दांत, हमारी जीभ, हमारी टंग और हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा एक प्रकार का जूस ही तो है, एक प्रकार का क्या है, जूस है। ठीक है, और जूस जितने भी निकलते हैं हमारी बॉडी में वो सब निकलते हैं ग्लैंड्स से। कहाँ से, ग्लैंड्स से। ठीक है, सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ हमने देख लिया, माउथ के अंदर होते हैं टीथ। टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स कवर्ड विथ सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। टीथ जो है, दांत जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, है ना, एकदम हार्ड होते हैं, सॉफ्ट तो होते नहीं हैं। जिनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है वाइट कलर का एक पदार्थ, एक सब्सटेंस। आपके वाइट जो दांत आपको दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ है एनेमल। क्या चढ़ा हुआ है, एनेमल। जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये एनेमल बोलते हैं इसको, है ना, एनिमल या एनेमल। ठीक है, अगर आप ब्रश करते हैं, जो अगर आप ब्रश को बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, ब्रश को लगभग 2 मिनट तक ही ब्रश किया कीजिए, उससे ज़्यादा 2-2.5 मिनट से ज़्यादा ब्रश करना आपके एनेमल को क्या है, घिस देगा, आपका एनेमल उतर जाएगा आपके दांतों पे से और आपके दांत बिल्कुल ज़्यादा फिर कमज़ोर होने लगेंगे। इसलिए ज़्यादा ब्रश करना भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ब्रश को एकदम घिसते ना रहें, है ना, नहीं तो जो ऊपर की वाइट परत है वो बिल्कुल झड़ के निकल जाएगी। ठीक है, एनिमल जो है वो पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है भैया। अपनी बॉडी में इससे ज़्यादा हार्ड चीज़ कोई नहीं है। किससे, एनिमल से ज़्यादा हार्ड चीज़ पूरी बॉडी में कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो आपके दांतों का एक सेट जो बनता है, ये पूरे दांत जो आपके बगल में बने हुए हैं, ये आपके दांत का एक सेट है। सबसे पहला सेट बनता है हमारा 6 से 8 की उम्र में। जब बच्चा जो है 6 से 8 साल का रहता है तो उसका पहला पूरा सेट बनता है। ठीक है, जिस सेट में 20 दांत होते हैं। बच्चे में 6 से 8 साल के कितने दांत होते हैं, 20, 20। ठीक है, 10 ऊपर और 10 नीचे, दोनों 10-10 रहते हैं। इनको ही हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत बोलते हैं ना। दूध के दांत तो गिरे नहीं है तुम्हारे और अभी काम करने हैं बड़े बड़े, मुंह चलाना है, ये वो, है ना, मतलब अपन ऐसा बोलते हैं कि दूध के दांत जो होते हैं वो यही होते हैं। बच्चों के जो टीथ होते हैं उनको दूध के दांत ही कहा जाता है, मिल्क टीथ। ठीक है, फिर वो जो सेकंड सेट आता है, यानी कि जो सेकंड ये पूरा ऐसा सेट आता है, ठीक है, वो बनता है परमानेंट सेट।
वो दांत गिरते नहीं हैं, फिर पहले दूध के दांत आपके पूरे गिरते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं जो हमेशा ही रहते हैं, जब तक आप रहोगे, जब तक आप जिंदा रहोगे, 60-70 साल जितने भी, वो परमानेंट रहेंगे। और अगर आपके वो दांत टूट कर गिर गए, फिर भैया समझ लो दूसरा दांत नहीं आने वाला, फिर दूसरा दांत नहीं आएगा। दूध का दांत गिर गया तो दूसरा आ जाएगा, परमानेंट टीथ एक बार गिर गया तो फिर दूसरा नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो परमानेंट टीथ आते हैं वो कितने आते हैं टोटल? 32। कितने आते हैं? 32। बच्चों में कितने आते हैं? 20। और बड़ों में कितने आ जाते हैं फिर? 32। 16 ऊपर और 16 नीचे, ठीक है। अब भाई देखते हैं, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आपके मसूड़ों में ये जो दांत आपको दिख रहे हैं, ये मसूड़े में बिल्कुल सेट है यहाँ पर, ठीक है। ये भी अपनी जगह सेट है, ये भी अपनी जगह सेट है, ताकि आपको कुछ शॉक वगैरह ना लगे, है ना। कुछ लग भी जाए तो आपके दांत को बिल्कुल सीधा नुकसान ना पहुँचे। ये मसूड़े एक तरह से सेफ्टी का काम कर रहे हैं, बगल में लगे हुए हैं तो सेफ्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के आपके टीथ होते हैं, 4 प्रकार के दांत आपके होते हैं। इन सारे दांतों का नाम एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाम होता है इंसिजर्स। क्या होता है? इंसिजर्स। इंसिजर्स दांत कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आपके मुंह में 4 इंसिजर्स दांत होते हैं। 2 कैनाइन दांत होते हैं। क्या होते हैं? कैनाइन्स, जो कि कितने होते हैं? 2। 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं। 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखिए टीथ बने हुए हैं, 4 इंसीजर्स हो गए ये सामने। ये दांत किस लिए काम आते हैं? कोई भी चीज़ बाइट करने के लिए। आप कुछ भी तोड़ते हो तो किससे तोड़ते हो? इन सामने के दांतों से, ठीक है, ठीक है। ऐसे रहते हैं कोई भी चीज़ बाइट करने के लिए। फिर कैनाइन्स होते हैं, जो बगल में जो नुकीले दांत आपके रहते हैं, जिनको बोला जाता है कैनाइन्स। ये कोई भी चीज़, धागा वगैरह हम मुंह से काटते हैं, टेप काटते हैं, तो कहाँ से काटते हैं? ये साइड के दांतों से, ठीक है, जिनको बोला जाता है कैनाइन्स। फिर होते हैं हमारे प्रीमोलर्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। फिर होते हैं हमारे मोलर्स, ठीक है, ये हो गए मोलर्स और ये 3 हो गए इस साइड। टोटल 6 मोलर्स होते हैं, 4 प्री मोलर्स होते हैं, जिनको हम डांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांड, ठीक है। ये डांड हो गई, इनको हम अक्ल की डांड बोलते हैं ना कभी कभी। तो ये जो हमारे प्री मोलर्स हो गए, ये हो गए हमारे मोलर्स, ठीक है। सबके यूजेस आप देख लीजिए कि किस किस यूज में कौन कौन आता है। इंसीजर्स भैया कटिंग, जो आपके सामने हैं, चूहे के दांत जो होते हैं, ठीक है, सामने बिल्कुल लगे होते, शार्प एकदम, जो काटने के काम में आते हैं। फिर होते हैं कैनाइन्स। कैनाइन जो कि बगल में नुकीले दांत लगे हुए होते हैं, जिससे आप धागा तोड़ते हैं, है ना। कुछ भी आप टेप वगैरह जो काटते हैं, बिल्कुल एकदम शार्प, बिल्कुल पॉइंटेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स, जो कि आपके खाने को चबाने के काम में आते हैं। जो खाना आप चबाते हैं वो कहाँ से चबाते हैं? आगे से कि पीछे के दांतों से? पीछे के दांतों से ना, जिसको हम हिंदी में डांड कहते हैं, ठीक है, उससे हम खाना चबाते हैं। तो प्री मोलर्स और मोलर्स का काम यही है, ठीक है। आगे का पेज हम देखते हैं, ये हमारे दांत कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। फ्रंट टीथ, इंसीजर्स ऐसा दिखता है, कैनाइन्स ऐसा नुकीला सा, प्री मोलर्स ऐसा होता है, मोलर्स थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। ये है आपके, ये लिखा हुआ है कि नंबर इन फर्स्ट, एक सेट में और सेकंड सेट में कितने होते हैं। मिल्क टीथ जो आते हैं उसमें, जो बच्चों के दांत आते हैं उसमें 4 नीचे जो, ठीक है। इंसीजर जो रहते हैं 4 रहते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर 4 नीचे 4। ये जो रहते हैं कैनाइन्स 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर नहीं होते, मोलर्स होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 20 हो गए। जो परमानेंट टीथ आते हैं, जो कभी फिर जो एक बार गिर जाएं तो फिर वो लगे ही रहते हैं ना, एक बार गिर जाएं तो फिर दूसरे नहीं होंगे। तो 4 ऊपर 4 नीचे इंसीजर्स, 2 ऊपर 2 नीचे कैनाइन्स, 4 ऊपर 4 नीचे प्रीमोलर्स और 3 ऊपर 3 नीचे ये हमारे हो गए, सॉरी 6 ऊपर 6 नीचे, ये हो गए हमारे टोटल 12 मोलर्स, ठीक है। तो ये टोटल होगा मैं 32। फंक्शन नीचे लिखा हुआ है सबका कि क्या काम करते हैं। ये कटिंग का काम करता है, ये स्टैबिंग एंड टीयरिंग, फाड़ने वगैरह का, जकड़ने के लिए, फाड़ने के लिए ये काम करता है।
च्यूइंग चबाने के लिए, और मेस्टिकेशन की प्रोसेस वही बताई कि जो सलाइवा के साथ जो फूड मिलता है, टंग और सलाइवा के साथ जो फूड मिलता है वो मेस्टिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। जो खाना हम मुंह में खाते हैं वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है टंग की हेल्प से और मोलर्स की हेल्प से। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टंग। क्या होती है टंग? तो चलिए टंग में हम देखते हैं टंग क्या होती है। फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मस्कुलर जिसमें क्या है, टंग में हड्डी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हड्डी नहीं होती है। नीचे साइड बक्कल कैविटी में लगी हुई होती है। ठीक है, हर डायरेक्शन में हम इसको घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हमें बोलने में मदद करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करती है, और सबसे बड़ा टंग का जो काम रहता है वो है टेस्ट करने का। हम इससे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ सॉल्टी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी है, वो किससे पता चलता है? टंग से। अगर टंग नहीं होगी तो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, टंग नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाएंगे, टंग नहीं होगी तो आप खाना नहीं चबा पाएंगे, है ना। तो टंग ज़रूरी होती है। अगला है सलाइवा। क्या है सलाइवा? यानी कि लार। लार जो है वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड से बनती है। किससे? सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि हमारे माउथ के अंदर पाई जाती है। सबको लार बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? थूक कहते हैं। ठीक है, थूकना। जो थूकते हैं हम, जो सलाइवा होता है वही तो थूकते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। सलाइवा बनता कैसे है भैया? सलाइवा बनता है हमारा पानी से। पानी ही तो है बॉडी में, बताया था ना 75% पानी ही है। सलाइवा बनता है केमिकल्स, कुछ केमिकल्स रहते हैं और पानी रहता है। सलाइवा मुंह को क्या है? सूखने नहीं देता है, मॉइस्ट बनाए रहता है, गीला बनाए रहता है, नमी बनाए रहता है। ठीक है, और हमारे खाने को तोड़ने में मदद करता है और हमारे पेट तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, और एक और बड़ा काम करता है, इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन द फूड टू शुगर्स। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, स्टार्च और शुगर। स्टार्च ही पहले शुगर में कन्वर्ट होता है और फिर शुगर से हमें मिलती है एनर्जी। तो यही काम करता है, जो फूड में स्टार्च पाया जाता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है सलाइवा। कौन करता है? सलाइवा, और फिर वही पेट तक पहुंचता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसोफोगस। क्या है? ईसोफोगस। ठीक है, ये बगल में बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यही है ईसोफोगस। ईसोफोगस इज अ ट्यूब विच रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन द चेस्ट एंड ओपन्स इनटू द स्टमक। ईसोफोगस एक बड़ी सी ट्यूब है। क्या है? एक बड़ी सी नली है, जो कि हमारे गले के पीछे से शुरू होती है। कहाँ से? गले के पीछे से शुरू होती है और चेस्ट से होते हुए, जो हमारी चेस्ट है, छाती है, उसके बीच से होते हुए हमारे पेट तक जाती है, पेट में जाकर खुलती है ये। ठीक है, गले से शुरू होकर पेट में जाकर खुलती है, जिसको हम ईसोफोगस कहते हैं। जो भी खाना हम चबाते हैं वो कहाँ जाता है? पहले ईसोफोगस में। ईसोफोगस में खाना, देखिए यहाँ पर बगल में बना हुआ डायग्राम, यहाँ पर हमारा ये खाना आया। अब यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस होती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, और रिलैक्शन यानी कि वापस फैल जाना। तो क्या होता है? खाना यहाँ से ऊपर से आया, अब ये देखिए खाना पहले यहाँ पर, ये देखिए सिकुड़ गया, ये सिकुड़ गई है ना, यहाँ पे फैला हुआ है। अब जैसे सिकुड़ेगी यहाँ पे फैल के यहाँ पर खाना सबसे पहले पहुँचा, ये पहुँचा, यहाँ से फैल गया। अब यहाँ से सिकुड़ेगा जब, तो खाना आगे कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, खाना आगे बढ़ेगा, फिर नीचे का सिकुड़, फिर यहाँ पे फैल जाएगा क्योंकि खाना यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब यही है, सांप को अभी आपने अगर कुछ खाते देखा हो तो पहले सिकुड़ता है ना, सिकुड़ के खाना आगे बढ़ा, फिर फैल गया, सिकुड़ गया, आगे बढ़ गया, है ना। ये खाना है जो, ठीक है, यहाँ पर सकरी सी जगह है, ठीक है, ये है, ये पाइप गई हुई है, ठीक है, यहाँ से ये खाना जा रहा है, यहाँ से जाएगा, अगर ये यहाँ से जाएगा तो ये फैल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ये फैल गया। अब यहाँ पे खाना आ गया, अब यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा तो ये अपने वापस पोजीशन में आ जाएगा, है ना। फिर से देखिए, खाना ये जा रहा है माउथ से, यहाँ पर सिकड़ी हुई जगह है, यहाँ पर खाना बीच में आया, अब कोई चीज़ आएगी तो भैया ये फैल नहीं जाएगा, ये फैल गया, ठीक है, तो ये फिर फैल गया, यहाँ पर आ गया खाना, ये फैल गया। अब खाना जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है,
खाना जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर यहाँ पर फैल गया, फिर यहाँ पर फैल गया, यहाँ पर वापस सिकुड़ गया। तो ऐसे ही सिकुड़कर, कॉन्ट्रैक्ट होकर और रिलैक्स होकर, यानी कि फिर से फैलकर, ऐसे ही खाना इस पर से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाता है और हमारे स्टमक तक, पेट तक पहुंच जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, खाना अगर इस ईसोफेगस की जगह हमारे विंड पाइप में चला जाए, विंड पाइप यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो कहाँ चली जाती है, विंड पाइप से अंदर जाती है ना। अगर उस विंड पाइप में फूड फंस जाए कभी, तो फिर हमें क्या आने शुरू हो जाती हैं, हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्या? हिचकियाँ, क्योंकि आप यहाँ ले रहे हैं सांस, वो खाना जाना तो दूसरे पाइप में, वो चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वो खाना अटक जाएगा। अब खाना भैया अटक जाएगा तो आपको हिचकियाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक ठंडे पानी का गिलास पी लीजिए, आपकी हिचकियाँ ख़त्म हो जाएगी। हिचकियों को इंग्लिश में बोला जाता है हिकअप्स। क्या बोला जाता है? हिकअप्स। ठीक है। तो खाना, हिचकियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि खाना जो है वो विंड पाइप में फंस जाता है, यानी कि सांस लेने वाले पाइप में, जहाँ से एयर अंदर बाहर होती है वहाँ पे फंस जाता है। ठीक है। जबकि खाने को जाना कहाँ से चाहिए? वो जाना चाहिए उसको ईसोफेगस से। लेकिन हम कभी कभी जल्दबाजी में ठूस ठूस कर खा लेते हैं और वही हमारा फंस जाता है, वो सांस लेने की उसमें विंड पाइप में फंस गया, फिर हिचकियाँ आएगी। ठीक है। तो फिलहाल आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। विंड पाइप अलग, फूड पाइप अलग। ठीक है। फिलहाल हमारा चैप्टर हम यहीं पे पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो 2 वीडियो में कवर अगर मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा। ठीक है। जो भी चीज़ समझ में ना आए, डाउट्स प्लीज़ पूछिए। और मैंने मनीष सर ने ग्रुप पर एक मैसेज डाल दिया है, उनको जो है अपने नंबर व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए, है ना। व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर उनके नंबर पे भेजिए, मनीष सर के नंबर पर भेज दिए। जो भी आपका क्लास टीचर है, आपको मैसेज आया होगा ग्रुप में, वो काम ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आगे की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। इसलिए अगर आपको आगे पढ़ाई जारी करनी है तो जो काम पहले बोला गया है, अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर अपने क्लास टीचर जो भी नाम दिया गया है ग्रुप पर, उसको भेजें। चैप्टर हमारा यहीं पे आधा भी ख़त्म होता है, थोड़ा सा और बचा है, हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। तो जो भी डाउट्स हो उसको ज़रूर पूछें और बुक रीडिंग रोज़ करें। बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो भैया नाम आपसे पढ़ते नहीं बनेंगे। यही ईसोफेगस को ही देख लीजिए, आप इसको ओ ईसोफेगस कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है? ईसोफेगस। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फ़िलहाल यहीं पे हम फिनिश करते हैं, मतलब कि हम बीच में ये भी रोकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।